सुंदरपुर नाम के शहर में सुभाष अपनी पत्नी रेखा और दो बच्चे रिंकी और पिंटू के साथ रहता था। सुभाष बहुत ही अमीर इंसान था। उसकी कई सारी कंपनियां थी जिसमें हजारों लोग काम करते थे। शहर में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। उसके हवेली में कई सारे नौकर थे। हर एक चीज के लिए अलग अलग नौकर था। सुभाष और रेखा को अपनी अमीरी पर बहुत ज्यादा गर्व था। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी थे। अपने घर में काम करने वाले नौकरों को वह पैरों की मिट्टी समझते थे। एक दिन की बात है, रेखा अपने नौकर से, शालू नाश्ता नहीं बना अभी तक? तुम सबको पता है कि मुझे सब कुछ टाइम पर चाहिए, फिर अब तक टेबल पर नाश्ता क्यों नहीं लगा? माफ करना मैडम, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो काम थोड़ा धीरे चल रहा है। काम करोगी तो मर नहीं जाओगी। तुम सबको अपनी अपनी औकात पता होनी चाहिए। माफ करना मैडम, अभी नाश्ता लगवाती हूँ। अब सभी नाश्ता कर सुभाष अपने ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था कि सुभाष की हवेली के बाहर एक झोपड़ी थी जिसमें शामू अपनी पत्नी सुरेखा और एक बेटा राजू के साथ रहता था। शामू का सब्जियों का ठेला था। वो दिन भर मेहनत करता। सुभाष के दोनों बच्चे रिंकी और चिंटू हमेशा ही राजू के साथ खेलते थे। आज भी वो अपना नाश्ता कर राजू के साथ खेलने आते हैं तो उन्हें वहां खेलता देख सुभाष, अरे रिंकी, चिंटू, तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है, इस गरीब के बेटे के साथ तुम मत खेला करो। क्या तुम दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आती? सुभाष रिंकी और चिंटू को एक एक चपेट लगा देता है और वो दोनों रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं। उन्हें रोते देख रेखा, अरे अरे अरे, क्या हुआ बच्चों? आखिर क्या बात है, तुम लोग रो क्यों रहे हो? माँ, राजू के साथ खेल रहे थे तो पिताजी ने हमें मारा। तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि वो राजू एक गरीब है। वो तुम दोनों का इस्तेमाल करता है। उससे कोई संबंध मत रखो। लेकिन तुम दोनों हो कि बस, अब जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। अब रिंकी और चिंटू दोनों अपने कमरे में जाकर खेलने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब होली का त्योहार आता है तो रिंकी सुभाष से, पिताजी, होली आने वाली है तो हमें पिंक, येलो, ब्लू, सिल्वर ऐसे अलग अलग कलर चाहिए। आप लाकर दोगे ना? हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं कल ही हम सबके लिए बहुत सारे कलर लेकर आऊंगा। अब सुभाष ऑफिस से आते वक्त ढेर सारे कलर लेकर आता है। ये देख रिंकी और चिंटू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ राजू के पिताजी होली के रंग खेलने के पहले दिन एक छोटा सा जमीन में गड्ढा करते हैं और उसके चारों तरफ लकड़ियां लगा लेते हैं और शाम के समय होलिका दहन कर होली का त्योहार मनाना शुरू करते हैं कि तभी सुभाष बाहर आता है और जोर जोर से राजू के पिताजी शामू को, सुनो श्याम, तुम्हारी ये झोपड़ी कई सालों से मेरी हवेली की शान बिगाड़ रही है। मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब तो बहुत हद हो चुकी है। तुम ये लकड़ियां जलाकर मेरे हवेली को काला कर दोगे। अभी के अभी यहाँ से लकड़ियां हटाओ, अब ये यहाँ पे नहीं चलेगा। सेठ जी, ऐसा मत कहिए, ये तो हमारी परंपरा है। हम हर साल होली खेलने से पहले होलिका का दहन करते हैं। शट अप शामू, अब तुम हमें परंपराएं मत सिखाओ। गुस्से से आग बबूला हुआ सुभाष और रेखा अपने बच्चों को लेकर हवेली के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुभाष, रेखा, रिंकी और चिंटू सुभाष ने लाए रंगों के साथ होली खेलने लगे। उसे देख राजू को भी होली खेलने का बड़ा मन हो रहा था तो वो रिंकी और चिंटू के पास जाता है और उनसे, चिंटू, रिंकी, क्या मैं तुम दोनों के साथ होली खेल सकता हूँ? तभी सुभाष राजू पर जोर से चिल्लाता है, ए राजू, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और गुस्से में आकर सुभाष राजू को कई सारी उल्टी पुल्टी बातें सुनाता है और ये सारी बातें राजू अपने घर आकर अपने पिताजी को बताता है। तो शामू, बेटा राजू, तुम्हें रंग ही खेलने हैं ना, तो जरा रुको। ये पिताजी, क्या आप मुझे अभी रंग लाकर दोगे? बिल्कुल नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि हम सारे रंग अपने हाथों से बनाएंगे। अब शामू अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और उसे चूल्हे में से कुछ कोयला लाकर उसे पीसकर छानने के लिए कहता है। और साथ ही पास में कुछ ऐसे पेड़ थे जिनके फूलों से अलग अलग रंग बनाए जा सकते थे। तो शामू उन फूलों को तोड़कर लाता है और उन फूलों से पीला, नारंगी, गुलाबी और कोयले से काला रंग बनाता है
और एक बॉटल की सहायता से पिचकारी बना देता है और वो तीनों बड़े ही मजे से अपनी होली मनाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह रिंकी और चिंटू राजू से खेलने आते हैं तो वो राजू को देख, अरे राजू, तुम तो बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हो और ये देखो हमारे रंग अभी तक उतरे नहीं और तो और हमारे कपड़े भी फेंक देने पड़े और देखो मेरे गाल पर कैसा दाग आ गया है। अरे चिंटू, तुम्हें पता है मेरी माँ और पिताजी ने मिलकर मुझे ये घर पर ही रंग बना दिए जो केमिकल मुक्त है, जिस कारण नहाते ही हमारे शरीर पर लगा रंग निकल गया और मेरी स्किन भी अच्छी रही। एक साल ऐसे ही गुजर जाता है। अब फिर से होली आती है तो इस साल चिंटू और रिंकी पहले ही शामू को उनके लिए भी कलर बनाने के लिए कहते हैं और शामू भी उन्हें कलर बना कर देता है। अब हर साल की तरह चिंटू, रिंकी, रेखा और सुभाष होली खेल रहे थे कि तभी सुभाष को ऑफिस से फोन आता है तो नौकर सुभाष से, साहब जी, आपके लिए ऑफिस से कुछ अर्जेंट कॉल आया है। लाओ दिखाओ तो। हेलो, हाँ, मैं अभी ऑफिस पहुंचता हूँ, तुम चाय नाश्ते की व्यवस्था कर लेना। रेखा, मुझे अभी ऑफिस निकलना होगा, तुम्हें पता है ना कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। सुभाष बोल ही रहा था कि उसकी नजर अपने शरीर पर लगे रंग पर जाती है तो वो, अरे रेखा, अब क्या होगा? ये रंग तो मेरे शरीर से अभी नहीं निकलेगा। हे भगवान, अगर मैं वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो फॉरेन में जाने वाले हमारे सामान की डील कैंसिल हो जाएगी और हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। कि तभी रिंकी अपने नौकर को पानी लाने के लिए कहती है और अपने पिताजी से, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप अपना मुंह धोकर देखिए। अरे रिंकी बेटा, ये मजाक का वक्त नहीं है, ये केमिकल युक्त रंग है जो कम से कम 2-3 दिन नहीं जाएंगे। अब मैं क्या करूं? अब चिंटू पाइप की सहायता से अपने पिताजी के शरीर पर पानी डाल देता है और जैसे ही रंगों पर पानी गिरता है तो सारे रंग झट से ही निकल जाते हैं। ये देख सुभाष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो चिंटू से, अरे बेटा, ये कैसे हुआ? पिताजी, ये सारे रंग केमिकल वाले नहीं हैं, ये शामू चाचा ने घर पर ही बनाए हैं, ये ऑर्गेनिक रंग है पिताजी। चिंटू की ये बात सुनकर सुभाष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही उसे अपने आप पर शर्मिंदगी भी महसूस होती है और वो अपने ऑफिस जाकर अपनी डील फाइनल कर शाम के समय घर आता है। घर आते वक्त शामू के झोपड़ी के सामने वो अपनी गाड़ी रोकता है और शामू से, अरे शामू, मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव किया है उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। आज तुम्हारे कारण मेरी बहुत बड़ी डील सक्सेस हो पाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ शामू। और हाँ, आज से मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देता हूँ। अब सुबह शामू को अपनी कंपनी में जॉब देता है। साथ ही अपने घर में, अपने ऑफिस में काम करने वाले नौकरों की भी वो इज्जत करने लगा था और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। श्रीरंगपुर नाम के गांव में समीर नाम का एक लड़का अपने माँ पिताजी के साथ रहता था, जिसने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी कर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर चला गया। अब उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और होशियार था तो उसे कॉलेज कैंपस से ही अच्छी जॉब मिली थी। वो बड़ा मन लगाकर नौकरी कर रहा था। नौकरी लगते ही कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। अब वो अपने माँ पिताजी को अपने पास बुलाता था लेकिन वो नहीं जाते थे। एक बार समीर अपने पिता से, पिताजी, मेरे बार बार बुलाने पर भी आप शहर क्यों नहीं आते? अब तो आपके आराम करने के दिन हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटे, हमारा जन्म तो इसी मिट्टी में हुआ है। तुम तो जानते हो, हम अगर 2 दिन खेत में नहीं गए तो बीमार पड़ जाएंगे। और तो और वो शहर का वातावरण हमें बिल्कुल भी नहीं भाता। तुझे याद है ना बेटा, तुम्हारी शादी के वक्त जब हम 1 महीना वहां रुके थे तो कितने बीमार पड़ गए थे। अब तुम लोग ही यहाँ आकर रहो बेटा। पिताजी, आपको पता है अब मेरी परदेश में नौकरी लगी है और मैं कुछ ही दिनों में वहां चला जाऊंगा। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ दिन रहना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाने से पहले आप दोनों से मिलकर जाऊंगा। परदेश में? अरे वाह वाह वाह, हमारा नाम तुमने रोशन कर दिया है बेटा, रोशन। तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो। समीर और उसके पिताजी मोहन की बात हो जाने के बाद मोहन समीर की माँ सुमन को सारी बात बता देते हैं तो वो भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाते हुए, भगवान जी,
हमारे बेटे का हमेशा से ऐसे ही साथ देना। अब जाने से पहले समीर और उसकी पत्नी गांव आते हैं। वो दोनों कुछ दिन अपने माँ पिताजी के साथ रहकर परदेश चले जाते हैं। सभी लोग समीर को बड़ा मानते थे। मीरा की भी वही जॉब लग जाती है। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मीरा वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देती है। समीर अपने माँ पिताजी से हर रोज बात करता था। वो पहले उनसे बात करता था और फिर अपने काम करने लगता था। अब उन्हें परदेश जाए हुए बहुत साल बीत चुके थे। समीर और मीरा दोनों भी अपने देश लौट आना चाहते थे। एक दिन समीर मीरा से, मीरा, अब मुझे लगता है कि हमें हमारे गांव लौट जाना चाहिए। हम अपनी सारी जिंदगी दूसरे लोगों के साथ बिता रहे हैं। अब मुझे लगता है हमें हमारे अपनों के साथ रहना चाहिए। समीर की बात सुनकर मीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो समीर से, आपने तो मेरे मन की बात सुन ली हो जैसे। सुमित 6 साल का हो चुका है, फिर भी माँ बाबा ने उसे देखा नहीं और ना ही उसे उठाकर लाड़ प्यार किया है। हम उन सबको सरप्राइज देंगे। अब समीर और मीरा अपनी जॉब छोड़कर अपने छोटे से गांव में ही अपनी जिंदगी गुजारने का सोच लेते हैं। एक दिन अचानक से समीर, मीरा और उनका बेटा सुमेद अपने गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें अपने सामने खड़ा देख समीर के माँ पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही चौंक भी जाते हैं। अब सुमन अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाकर उसे खिलाती थी, अपने पोते के साथ खेलती थी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन समीर खेत में बड़े अच्छे से मन लगाकर काम कर रहा था। उसे काम करते देख उसके पिताजी उससे, अरे वाह बिटुआ, क्या तुमने परदेश में इसकी भी ट्रेनिंग ली थी? अरे नहीं पिताजी, लेकिन खेती की पढ़ाई जरूर की है। क्या सच में? हाँ पिताजी, अब मैं यहाँ पर ही रहने वाला हूँ और यहाँ पर रहकर खेती करना चाहता हूँ। समीर की यह बात सुनकर पिताजी अचरज में पड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो समीर से, अरे समीर बेटे, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या इसी के लिए मैंने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया? लोग मुझे क्या कहेंगे बेटा? लोगों का क्या है पिताजी, लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन अब हम दोनों आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैंने हमारी खेती की मिट्टी परीक्षण के लिए भिजवा दी है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो इस मिट्टी में होगा या नहीं। समीर के पिताजी उसकी बात सुनकर सुन रह जाते हैं और समीर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उन दोनों की बातें उनके खेत में काम करने वाले रामू ने सुन ली थी, तो यह खबर गांव में बड़ी ही तेजी से फैल गई। अब गांव के सरपंच जी समीर से मिलने आते हैं और वो समीर से, अरे समीर बिटुआ, हमने सुना है कि तुम अब यही रहकर खेती करने वाले हो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है सरपंच जी। अरे मोहन, तुम्हारा बिटुआ क्या सठिया गया है? यहाँ क्या करेगा वो रहकर? अरे सरपंच जी, अब पता नहीं है क्या करना चाहता है यहाँ, लेकिन अब उसने ठान ही लिया है तो करने दो उसे। सरपंच जी मोहन की बातें सुनकर वहां से चले जाते हैं। अब समीर और उसकी पत्नी वहां बाम्बू की खेती करते हैं। उन्हें देख गांव के लोग उन पर हंसने लगे थे। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा था। ये देख समीर के माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे। समीर ने बाम्बू से बनने वाली चीजें किस तरह बनाई जाती है ये सिखाने का वर्कशॉप रखा, ताकि गांव वालों को उसका फायदा हो, और वैसे ही हुआ। इतना ही नहीं, गांव के पढ़े लिखे लड़के भी अब गांव में ही रहकर समीर से प्रेरित होकर खेती करने लगे, और इस कारण गांव वाले भी समीर पर बड़े खुश थे। समीर ने अपने इंजीनियरिंग के सहारे खेत में चलने वाले औजारों को मॉडिफाई किया था। साथ ही उसने गांव के लिए सरकार से भूमि परीक्षण केंद्र बनवाने की मान्यता प्राप्त करवा ली थी, ताकि गांव के सभी लोगों को उसका फायदा हो सके। अब आसपास के गांव के लोग भी समीर से उसकी राय मांगने के लिए आने लगे थे। साथ ही उसकी जैसी मॉडर्न खेती करने लगे। उनका छोटा सा श्रीरंगपुर अब समीर के कारण गांव-गांव तक चर्चे में आ चुका था। उनके गांव में सभी और खुशियां ही खुशियां थी। सुंदरनगर नाम के शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गीता और 2 बेटियां राधा और सीता के साथ रहता था। रमेश अच्छे जॉब पर था, लेकिन उसके माता पिता गांव में रहते थे। उन्हें खेती करने का बड़ा शौक था, तो वो खेती करते थे। खेती के काम खत्म हो जाने के बाद शाम के माता पिता कुछ वक्त बिताने के लिए शाम के घर आते थे। एक दिन रात के समय शाम गीता से, गीता, कल माँ और पिताजी आ रहे हैं, याद तो है ना तुम्हें? उनका अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ, सुबह मुझे जल्दी ही उठाना, ताकि माँ पिताजी को लेने के लिए मुझे देर ना हो जाए। जी, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी।
उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आखिर हमारे लिए ही तो खेती करते हैं ना। और हाँ, आपके कहने से पहले ही मैंने मोबाइल में अलार्म लगा रखा है। अरे वाह, तू तो बड़ी होशियार हो गई है आजकल। ऐसा कहते ही गीता हंसकर बिस्तर पर लेट जाती है और अपना मोबाइल देखने लगती है। रमेश भी अपने मोबाइल पर कुछ करने लगता है। राधा और सीता दादा दादी आने की खबर सुनकर बहुत खुश है। दूसरे दिन सुबह रमेश अपने माता पिता को लेने के लिए निकल जाता है और उन्हें लेकर घर आता है। घर आकर तैयारी कर फिर ऑफिस में चला जाता है। आपको आते समय कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तब तक राधा और सीता भी उठकर तैयार हो जाएंगी। शाम के वक्त रमेश ऑफिस से घर आ जाने के बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कुछ बातें करते हैं। खाना हो जाने के बाद शाम अपने फोन में व्यस्त हो जाता है और गीता भी घर के काम होते ही अपने फोन में व्यस्त हो जाती है। राधा और सीता दादा दादी के साथ दिन भर खेलती है तो वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। दादी, आप मेरी पढ़ाई लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। हमारी पढ़ाई कोई नहीं लेता। पापा को तो ऑफिस से आने के बाद फोन से वक्त ही नहीं मिलता और माँ वो भी काम होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाती है। अब दादी राधा की और दादाजी सीता की पढ़ाई लेते हैं। अब हर रोज वो दोनों बच्चियों की पढ़ाई लेते हैं। वो देखते हैं कि लड़कियों का होमवर्क हर रोज इनकम्प्लीट है। अब दादाजी गीता और रमेश क्या क्या करते हैं उन पर भी ध्यान देने लगे। अब उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है। फोन की वजह से रमेश अपने बेटियों को वक्त नहीं दे रहा और तो और गीता भी अपने काम खत्म कर मोबाइल लेकर बैठ जाती है। बच्चियां भी स्कूल से आते ही मोबाइल लेकर खाना खाती है। ये देख दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। वो दादी जी से, अरे भाग्यवान, देखा तुमने, घर के सारे लोग कितने बदल गए हैं मोबाइल के कारण। अब हमें ही कुछ करना होगा। ये तो एक दूसरे को वक्त भी नहीं दे पाते मोबाइल के कारण। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रमेश का छुट्टी का दिन था। सीता खेलते खेलते रमेश से, पापा, आपको पता है मेरे स्कूल में शारदा नाम की एक लड़की है जो सब लड़कियों को बहुत परेशान करती रहती है। सीता अपने पापा को शारदा की कुछ बातें बता रही थी, लेकिन रमेश का सीता की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। सीता को ये देख बुरा लगता है। तभी सीता मन ही मन, मैं ये बात माँ को बताती हूँ। ये बात बताने के लिए सीता अपने मम्मी के पास जाती है और अपनी माँ से, मम्मी, मैं पापा को शारदा के बारे में बातें बता रही थी। पापा ने कुछ भी नहीं सुना। सीता रोने लगती है। उसका रोना सुन गीता, सीता, उसमें रोने की क्या बात है? पापा कुछ कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो माँ। आप और पापा बिल्कुल सेम हो। आप दोनों को सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल। हम दोनों की आपको कोई जरूरत नहीं। और रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी दादाजी और दादी सीता को रोते देख वहाँ आ जाते हैं। रमेश वही बैठा होता है। फिर भी दादाजी रमेश को जोर से आवाज लगाते हैं, रमेश, यहाँ आओ। रमेश पिताजी की गुस्से भरी आवाज सुन उनके सामने भागते हुए आ जाता है। गीता भी पिताजी की आवाज सुन अपने हाथ का मोबाइल नीचे रख देती है और जल्दी जल्दी रमेश के पास आकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। तभी रमेश, क्या हुआ पिताजी? आप इतने नाराज और गुस्सा क्यों हैं? हमसे कोई भूल हुई है क्या? क्या भूल हुई है ये पूछ रहे हो? हम आए दिन से देख रहे हैं घर में किसका कितना ध्यान है। मेरी फूल जैसी पोतियां, इन पर भी किसी का ध्यान नहीं है। रमेश गीता की ओर गुस्से से देखता है। उसी वक्त दादाजी, गीता बहू की ओर गुस्से से मत देखो। गलती सिर्फ उसकी नहीं है, तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी बहू की है। ऑफिस से घर आने पर कभी बच्चियों से प्यार से बात की है तुमने? कभी उनकी पढ़ाई ली है? अपनी ओर देखा है? मोबाइल मोबाइल, बस मोबाइल। इसके अलावा भी कोई आप लोगों की दुनिया है या नहीं? लेकिन पिताजी, बस एक शब्द भी मत निकालो मुंह से। रमेश और गीता चुप हो जाते हैं। दादाजी फिर से, अरे बहू, तुम तो घर पर होती हो ना, कभी देखा है बच्चियों को क्या होमवर्क मिला है, उन्होंने किया है या नहीं? काम पर होते हुए कभी पूछा है, माँ, पिताजी, आपको किस चीज की जरूरत है या नहीं? किसी रिश्तेदार से बात की है तुमने इतने दिनों में? अरे बाकियों का छोड़ो, अपनी बेटी क्या बात कर रही है ये भी सुनने के लिए तुम दोनों को वक्त नहीं है। एक दूसरे में कितनी दूरियां आ चुकी है ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें?
अपने पिताजी की बातें सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। उस रात वो दोनों अपने पिताजी की बात पर सोच विचार करते हैं और दूसरे दिन सुबह उठते ही अपने पिताजी के कमरे में चले जाते हैं। पिताजी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। कल रात भर हम दोनों सो नहीं पाए। आपने हमें इस बात की समझ दिला दी है कि मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन इतना नहीं कि हर कोई हमसे दूर हो जाने लगे। उस दिन से गीता और रमेश शाम के वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ वक्त बिताने लगे और छुट्टी के दिन वो उनकी पढ़ाई लेते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। बच्चियां सो जाने के बाद वो अपने मोबाइल पर कुछ न कुछ करते। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर बहुत ज्यादा हो तो उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, साथ ही हमारी खुशियों पर भी पड़ता है।